देखिए, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को लेकर अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं और इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा अपडेट रहना चाहते हैं, इस तरह की वीडियोस अगर रेगुलर आप देखना पसंद करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना से एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और वो क्या है, SIP स्टॉपेज के जो रेशियोज़ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई SIP की जो स्टॉपेज रेशियोज़ है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी दिन ब दिन लोग अपनी SIP को कैंसिल करते जा रहे हैं, स्टॉप करते जा रहे हैं, अपने पैसे को निकालते जा रहे हैं। देखिए, अक्सर हमारे को SIP को लेकर ही बात होती हुई मिलती है, जबकि लमसम से भी बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाला है और निकाल रहे हैं। और 2025 जो आ रहा है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली अगर कुछ ही दिनों में अगर एक्शन नहीं लिया तो आने वाला टाइम में उसका हाल भी बहुत ज़्यादा बुरा देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी बातें हैं 2025 में आपको SIP स्टॉपेज को जो रेशियोज़ है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए मिलेंगे। मतलब इन्वेस्टर्स और भी ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेंगे। क्या क्या रीज़न है, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को सिर्फ सर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, हम सिर्फ फ़ायदे और नुकसान देखने के चक्कर में रहते हैं और बराबर मैं बोलता हूं कि भाई उसके पीछे का जो मेन रीज़न होता है ना, उस रीज़न के ऊपर आपकी मेन नज़रें होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि अगर कहीं पर मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है तो वो डाउनफॉल कब तक रह सकता है, रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, ज़्यादातर लोग इसको जानने की कोशिश नहीं करते। अभी SIP स्टॉपेज के जो रेशियोज़ हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मार्केट के अंदर पैसा नहीं बन पाया। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ ना, तो पूरे 2024 में 10%, 10-10.5% का रिटर्न्स दिया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, ज़रा आप गौर करके देखिए, वो निवेशक जिन्होंने सुन रखा था कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स मिलते हैं, उनको 10% का रिटर्न्स मिला है, जिसमें से अब आपको लगेगा कि भाई ठीक है 10% का रिटर्न्स तो बहुत अच्छा है, क्योंकि FD पर तो 6%, 5% के रिटर्न्स मिलते हैं, यहाँ पर 10% का रिटर्न्स मिल गया है। देखिए, रिटर्न्स अपनी जगह पर ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे और भी अच्छे रिटर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई निफ्टी के रिटर्न्स अगर देखा जाए और लार्ज कैप कंपनीज के जो रिटर्न्स है वो 12% के एवरेज रिटर्न्स अक्सर लोग लेकर चलते हैं, जो कि 12% नहीं मिला है ईयरली तौर पे, 10% का मिला है। अच्छा, एक बात और भी, चलिए रिटर्न्स जो भी मिला अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ज़रा आप गौर करिए कि इन्फ्लेशन कितने परसेंट का है, 6% का, ईयरली तौर पे 6% से ऊपर का इन्फ्लेशन रहा है 2024 के अंदर। आप इसको कैलकुलेट वगैरह करके देख सकते हैं। और महीना 1.5 महीना पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर मैंने आपको फूड इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, उसके बाद एजुकेशन इन्फ्लेशन वगैरह को लेकर भी मैंने शॉर्टकट में वहाँ पर बात किया था। फूड इन्फ्लेशन अलग होते हैं, शिक्षा वाला जो इन्फ्लेशन होते हैं वो अलग होते हैं, उसके बाद मेडिकल सेक्टर में जो बढ़ने वाले इन्फ्लेशन होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो मतलब ये कह लिया जाए कि ईयरली तौर पे 10 से 12% आपको मतलब एजुकेशन इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखता है। मतलब आप जो स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए जो खर्चे आते हैं उसमें महंगाई 10 से 12% हर साल बढ़ जाता है। अब बताइए, एक आम आदमी, एक आम परिवार कहाँ से मैनेज कर पाएगा भाई। अगर वहीं पर अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल लाइन में भी यही चीज़ें चल रही हैं। जब हम दवाइयाँ खरीदते हैं, जो चीज़ें हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है या वहाँ पर जो खर्चे लगते हैं, वहाँ पर 10 से 12%, 15% तक की महंगाई ईयरली तौर पे बढ़ जाती है। एक आम इंसान कैसे मैनेज कर सकता है। और यहाँ पर 10% का रिटर्न्स मिल रहा है, आम इन्फ्लेशन 6% है। आप सोच कर देखिए, टोटल आप अगर कैलकुलेट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके पैसे तो बिल्कुल बराबर हो जा रहे हैं और आपके पैसे तो बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं, उसका कुछ फ़ायदे ही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऑफ कोर्स अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो मुझे लगता है कि यहाँ से और भी SIP स्टॉपेज के रेशियो बढ़ सकते हैं। एक बात और भी कहना चाहूँगा, मार्केट अगर रेगुलर पॉजिटिव होने लगे तो वहाँ पर फिर से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, बल्कि कुछ लोग नहीं, बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 2024 में जो शुरुआत के टाइम पे जो रिटर्न्स मिले थे ना, उन रिटर्न्स को देखकर उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोगों ने निवेश किया है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं और इस कैटेगरी के भी हैं कि भाई वो रिटर्न्स देखकर म्यूचुअल फंड में आ गए, इक्विटी मार्केट में अपने ज़्यादातर पैसे को निवेश कर दिए। उन्हें लगा कि भाई जिस तरह अभी रिटर्न्स बन रहे हैं, आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रिटर्न्स बनेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच समझ कर निवेश करें हैं, लेकिन उनको रिटर्न्स नहीं मिल पाया। और ऊपर से मार्केट का क्या हाल है वो तो आप जान रहे हैं, और ऊपर से आप देखें टैक्स लगातार बढ़ ही रहा है।
और टैक्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है भाई? गरीब के ऊपर पड़ रहा है, मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहा है, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब सोचिए, एक अभी मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो वहाँ पर कहा गया था कि भाई हो सकता है कि 15 लाख का जो ईयरली इनकम है ना, उस पर टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा। भाई 15 लाख की इनकम पे टैक्स को रिड्यूस आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मतलब 15 लाख रुपये जो ईयरली इनकम होते हैं वो किसके होते हैं? गरीब लोगों के होते हैं क्या? सोचने समझने वाली बात है। 15 लाख के ईयरली इनकम जो होते हैं वो गरीब लोगों के नहीं होते हैं, मिडिल क्लास लोगों के नहीं होते हैं, आम लोगों की इनकम नहीं होती है 15 लाख ईयरली। तो अगर आप 15 लाख ईयरली पे अगर टैक्स को रिड्यूस कर देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है, ये खबर अभी ऑफिशियली नहीं है, ये रिपोर्ट के ज़रिए है, समझ रहे हैं, रिसोर्सेज के ज़रिए ये खबरें हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो किसको फ़ायदा होगा? हम जैसे और आप जैसे छोटे लोगों को तो फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि अगर आपके परिवार का अगर या फिर आपका अगर ईयरली इनकम अगर 15 लाख रुपये होते तो मुझे नहीं लगता है कि आप मिडिल क्लास में आते, आप किसी और ही क्लास में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहना बिल्कुल सिंपल सा है और मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि 15 लाख रुपये के ईयरली इनकम पे आप टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं ना, उससे बेहतर है कि खाने पीने की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आप जीएसटी बढ़ा रहे हो ना, उसको आप कम कर दीजिए। मेरा ये कहना है। लेकिन सरकार ये इसको करने में तो बिल्कुल आएगा नहीं, इसके ऊपर उसका ध्यान तो है नहीं। बस सरकार को ऐसा लगता है कि भाई जो ज़्यादा का मतलब ईयरली तौर पे 15 लाख 20 लाख रुपये 10 लाख रुपये कमा रहे हैं उनका टैक्स रिड्यूस कर दो, काम निकाल देंगे। और आम आदमी को बस ऐसे ही कहे कि मतलब झुंझुना देकर उसको तो भुला दिया है ना। लोगों को लगा भाई क्या बात है, टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन भाई उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? आपका ईयरली इनकम है ही नहीं उतना, तो आपको उससे क्या लेना देना क्या है भाई? मानकर चलिए आप टैक्स स्लैब में ही नहीं आते हैं, तो टैक्स स्लैब में कम हो या ज़्यादा हो उससे आपको क्या लेना देना है? काम ऐसा कीजिए जिससे हर किसी को फ़ायदा हो। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, अगर छोटी सी बात प्रोडक्ट की अगर मैं कर लूँ, साबुन की या बिस्किट की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आप सोच कर देखें, हर इंसान चाहे वो जितना भी गरीब है या जितना भी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जो भी क्लास का व्यक्ति है, साबुन की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। अगर साबुन पे अगर टैक्स को कम कर दिया जाए तो यहाँ पर मेरे को समझ में आता है कि ठीक है, आम इंसानों के बारे में, गरीबों के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जीएसटी एक नया टैक्स स्लैब बनाने की बात भी हो रही थी, वो भी रिसोर्सेज के जरिए खबरें थी 35% के, मतलब जो पहले से थे वो तो है ही हैं, प्लस एक नया मतलब जो है ना उसमें स्लैब ऐड करना था और वो 35% का ऐड करना था। अब सोच कर देखिए। और वहाँ पर एक बात और भी कही गई थी कि भाई ये लग्जरी आइटम के ऊपर है। देखिए जब 28% और 18% के टैक्स को लेकर बात हुई थी ना, उस टाइम पे भी कहा गया था कि भाई ये लग्जरी आइटम पे ऐसे लोगों के मतलब ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ये टैक्स नहीं रखे जाएंगे, जीएसटी नहीं रखे जाएंगे जो आम आदमी के घरों में, जो गरीबों के घरों में यूज़ होते हैं, जो कम कमाने वाले लोगों के घरों में यूज़ होते हैं। मतलब ये लग्जरी आइटम पे ये जीएसटी रखा जाएगा। लेकिन बाद में चलकर क्या हुआ, तो सोचिए एक आम आदमी कितने तरीके से परेशान किया जा रहा है और कितने तरीके से अपनी कमाई का टैक्स पे कर रहा है, समझ रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम तो किसी टैक्स स्लैब में आ ही नहीं रहे हैं, है ना, अब हम टैक्स देते ही नहीं हैं, तो डायरेक्ट इक्विटी का हम टैक्स दे रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप जो एक दूध ले रहे हो ना, बिस्किट खरीद रहे हो ना, या कोई अगर छोटी सी चीज़, अगर आप दूसरी चीज़ जो घर में इस्तेमाल होने वाले, तेल आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, आपके बच्चे खा रहे होंगे, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि और भी दूसरी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर जीएसटी के रूप में आपसे टैक्स ले लिया जाता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग तो नीचे क्लास वाले लोग हैं, हम तो उस स्लैब में आते ही नहीं हैं, हम किसी भी स्लैब में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर इक्विटी का टैक्स दे रहे हैं 12.5% 20%। तो ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके पैसे कितने तरीके से जा रहे हैं और एक आम आदमी कितने तरीकों से लूटा जा रहा है और उनके पैसे छीने जा रहे हैं। ऊपर से मार्केट ने इतना ज़्यादा सता कर रखा हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। तो चलिए, स्टॉक मार्केट का ये नेचर है, मार्केट में ऐसा चलता रहता है, तो हम मार्केट को ज़्यादा मतलब इसको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। मार्केट का नेचर है कि ऊपर नीचे होता रहता है, समझ रहे हो। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी होती है, इवन बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में होती है और बहुत सारे डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से मार्केट अच्छा या बुरा परफॉर्म करता है, ये एक अलग चीज़ है, मैं मानता हूँ। लेकिन ठीक है, फिर भी हम ये मानते हैं कि पूरी तरह से गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं है मार्केट के ऊपर। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, उसके बाद अगर बात की जाए जीएसटी के ऊपर या टैक्सेस के ऊपर,
ऊपर जीएसटी भी एक तरह का टैक्स ही है। तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इन चीज़ों को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। अब देखिए मार्केट ने अगर मैं बात करूँ इक्विटी मार्केट का और निफ्टी की खास तौर से बात करें तो 10% 10.5% का 2024 में रिटर्न्स दिया है, लेकिन वहीं पर अगर गोल्ड का रिटर्न देखें तो अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। तो लोग क्यों इक्विटी में निवेश करेगा भाई, गोल्ड में ही निवेश करेगा ना। जबकि कहा तो यह जाता है कि भाई वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी से ज़्यादा बेटर कोई क्लास ही नहीं है। और फरवरी वगैरह में बजट आने वाला है, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग जो है ना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, हम भी मानते हैं कि ठीक है बजट आ रहा है, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है और मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है और इससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी आएगी, बहुत सारा फायदा होगा मार्केट को, हम अच्छी बात मानते हैं उसको। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी तरह डिफेंस के बजट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, डिफेंस के बजट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि भाई डिफेंस में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होने को कुछ नहीं आया। बजट आया उसी दिन से डिफेंस के ऊपर पूरा काल मंडराने लगा और डिफेंस की पूरी तरह से सत्यानाश पिट गई। डिफेंस की, रेलवे की, उसके बाद पीएसयू की, इन सारे स्टॉक्स की अभी तक इतनी हालत और कमर टूट चुकी है ना कि अभी खड़ा होने के लायक नहीं है सर। और आपने देखा होगा कि डिफेंस की अगर कंपनीज वाइज अगर आप देखेंगे ना तो 40% तक के, 41-45% तक के कंपनीज वाइज स्टॉक्स वाइज अगर देखेंगे तो इस तरह गिरे हैं और गिरावट हुई है। तो अभी भी बजट आने वाला है, आने दीजिए, आ जाएगा, उसके बाद खुशी मनाएंगे। लेकिन पहले खुशी मनाकर तो भाई मुझे तो लग चुका है कि भाई बहुत बड़ा झटका मिलता है पहले खुशी मनाने से और वही चीज़ें बाद में जाकर भारी पड़ती है। कई मरतबा लोग ना खुशी खुशी में ना बहुत ज़्यादा पैसे जानबूझकर मतलब ऐसे स्टॉक्स मतलब उस टाइम पे जैसे डिफेंस को एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, कहा जा रहा है डिफेंस में ऐसा होगा वैसा होगा, ये बजट आएगा वो आएगा, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने डिफेंस के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पैसे निवेश किए और बाद में मतलब अपने रिस्क एपिटाइट को भी भुला दिया उन्होंने कि हमें क्या करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी एक सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर उन्होंने पैसे डाले, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें उसका रिजल्ट उल्टा नजर आया और नुकसान भी हुए। कितने सारे लोगों को अपने नुकसान करवाकर वो मार्केट से बाहर आए हैं। तो फाइनली लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि भाई मार्केट अगर पॉजिटिव रही, जबकि ऐसा कुछ संकेत है नहीं, समझ रहे कि 2025 की शुरुआत में मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन ठीक है हम मान लेते हैं कि अगर परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो एसआईपी स्टॉपेज के रेशियो घटेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटर्न्स ही देखते हैं ना, सिर्फ उनको नहीं पता है टैक्स वैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर नहीं पता है, इन्फ्लेशन नहीं पता है, हेल्थ सेक्टर में जो इन्फ्लेशन है उसको कुछ नहीं पता, मतलब सिर्फ उनको रिटर्न्स देख रहा है, समझ रहे हैं ना, बाकी चीज़ें उनको नहीं पता है। तो बस मार्केट को देखेंगे ठीक है अब फिर रिटर्न्स मिलने लगा तो फिर वो रुक जाएंगे, और नहीं अगर रिटर्न्स बना तो यकीन माने कि एसआईपी स्टॉपेज की रेशियो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे 2025 के अंदर। अब देखिए आने वाला टाइम में क्या होता है, बट आपका इन तमाम तर मुद्दों पर, खास तौर से टैक्स के मुद्दों पर, जीएसटी के मुद्दों पर आपका जो भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक हो ना सर, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जीएसटी और टैक्स का, क्योंकि ये हमारे और आपके इनकम में से जाता है, हमारे और आपके पॉकेट में से ये खर्चे चले जाते हैं, या फिर वो इक्विटी के टैक्स हो, या फिर टैक्स स्लैब हो, या फिर क्या कहते हैं कि जीएसटी वगैरह हो। तीनों चीज़ों के ऊपर आपका अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो हो आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में कैसे सोचते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।